जैसे कि हम हर बार एक अलग टॉपिक लेते हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या नेताओं की भी कोई क्वालिटी, कोई योग्यता, कोई कोई पैरामीटर होना चाहिए, या कोई भी आदमी नेता बन सकता है क्या, या किसी भी आदमी को नेता के पद पर बिठा देना चाहिए क्या, या नेता में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हमें देखना चाहिए। जब हम किसी को नेता चुनते हैं तो उसमें क्या देखें। जैसे हर चीज़ हम लोग देखते हैं ना, जैसे घर के लिए कई बार हम कोई मिस्त्री चुनते हैं जिससे घर बनवाना है, या कोई ठेकेदार चुनते हैं, तो ऐसे ही तो किसी को भी तो नहीं दे देते ना। जितने भी अवेलेबल रहते हैं हमारे सामने, उनमें से हम अपने हिसाब से कोई एक बेहतर, मतलब उसकी जांच पड़ताल करते हैं, और उनसे भी पूछते हैं कि भाई आपने, उनसे भी पूछते हैं कि आपने किस किस का घर पहले बनाया है, तो उस घर, उन घरों को देख कर आते हैं कैसा बनाया है, कोई शिकायत तो नहीं है, कुछ ठीक से तो बनाया है ना। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो नेता के मामले में ऐसा क्या देखें, और नेता मतलब क्या। आज के टॉपिक में इस पूरे चीज़ को सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे। और अभी क्या समस्या हो रही है, अभी वैसी लीडरशिप क्यों नहीं मिल रही है, इसके कारणों पर विचार करेंगे, और कैसे मिल सकती है इसके निवारणों पर भी विचार करेंगे। तो ये जो आप सब ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो यूएलएम की टीम है, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट की, वो टीम इसमें सब अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। 50 से भी ज़्यादा लोग हैं अभी इसमें जो आ, अपना अच्छा खासा सहयोग दे रहे हैं। बाकी तो ऐसे बहुत हैं जो थोड़ा थोड़ा भी सहयोग दे रहे हैं, लेकिन 50 से भी ऊपर लोग हैं जो इसको अपने अपने स्टेट से, अपने अपने रीजन में इस पर सहयोग कर रहे हैं। और 15-20 लोग तो ऐसे हैं जो एकदम मेरे साथ मिल के और नेशनल वाइज इसमें अपना अपना सहयोग दे रहे हैं हर तरह से। कोई डिजिटल को संभाल रहा है, कोई ट्रांसलेशन को संभाल रहा है, कोई कहीं डिस्कशन को संभाल रहा है, ऐसे सब काम चल रहे हैं। हम लोगों की अब वेबसाइट भी तैयार हो गई है, उस पर आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। वहाँ से भी बुक्स जो हैं वो पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। वहाँ पे आपके लिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी है, वो आप भर के इस संस्था से जुड़ भी सकते हैं। और वेबसाइट का सीधा सा एड्रेस है, सिंपल, universallifemanagement.org। यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट आप जानते ही हैं, बिना उसके लिखेंगे, बिना स्पेस के, universallifemanagement.org। ORG मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है दिल्ली से ट्रस्ट के रूप में। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये एक। तो इससे आप सब लोग वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लगे तो इसमें जो भी आप सहयोग देना चाहें दे सकते हैं। और इसमें सहयोग हर आदमी को खुद ही चुनना है कि उसको क्या सहयोग देना है, कितना सहयोग देना है, कब सहयोग देना है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कभी कोई आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि जी आप थोड़ा सा इसको कोई सहयोग दीजिए। वो चाहे आर्थिक हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, माने मानसिक हो, शारीरिक हो, कोई भी तल का इसमें सहयोग हो, वो आप ही को तय करना है। इसको जानकर, सुनकर, पढ़कर आपको जो अपने से इंस्पिरेशन आए, अपने से इच्छा जो हो इसके साथ जुड़ने की, वो उसके थ्रू ही आप इससे जुड़ेंगे। वही इसकी एकमात्र, आप क्वालिफिकेशन बोलें या कुछ भी बोलें, वही रहे। आपको क्या अपील करता है, आप निर्णय करेंगे उसमें, अपने बारे में आप निर्णय करेंगे।
तभी ना आप निर्णय की स्थिति पाएंगे। ये मैं आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उससे इसका बहुत गहरा संबंध है, निर्णय करने का, डिसीजन पावर का। डिसीजन भी एक प्रकार की पावर होती है, बड़ी मेन पावर होती है, खास तौर से लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो किसके पास होनी चाहिए, अभी हम किसको दे देते हैं, क्यों दे देते हैं, क्या देनी चाहिए, या डिसीजन की पावर हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। तो आज का टॉपिक इसी सबसे मिलता जुलता है। तो आज के टॉपिक पर आते हैं कि नेता माने क्या। तो चूंकि ये शब्द हिंदी का शब्द है नेता, और नेतृत्व का मतलब होता है जो नेता लोग जो काम करते हैं, नेतृत्व का। और ये शब्द कहाँ से आया है? ये शब्द आया है नेत्र से, नयन, आंख से। नयन, नेत्र, नेतृत्व, नेता, नेत्री। वो एक्चुअली जिसको आप लोग नेता बोलते हैं वो नेता नहीं, नेत्रा है। जो सही शब्द है वो क्या है? नेत्रा। जैसे आप बॉलीवुड में देखते हैं वहाँ अभिनेता बोलते हैं, और जो वुमेन है उसको क्या बोलते हैं? अभिनेत्री, अभिनेत्री नहीं बोलते। एक्चुअली वो सही शब्द है, अभिनेत्री। मेल के लिए जो शब्द होना चाहिए वो अभिनेत्रा, नेत्रा, नेता नहीं, अभिनेत्रा माने नेत्रा। तो जो करेक्टर को प्ले करते हैं वो कौन होते हैं? अभिनेत्रा और अभिनेत्री। और जो लीडरशिप करते हैं वो कौन होंगे? नेत्रा और नेत्री। तो वुमेन को तो हम ठीक बोलते हैं, नेत्री और अभिनेत्री, बट जो मेल हैं उनको वहाँ पे शायद बोलने में कुछ नेत्रा जैसा कुछ मुश्किल होती होगी, तो ट्विस्ट करके या आसान करने के लिए शायद उसको नेता बोल दिया, त्रा की जगह ता कर दिया। तो खैर अभी तो आप समझ ही सकते हैं। तो नेत्रा, ये शब्द कहाँ से आया? नेत्र से आया है। और नेत्र क्या काम करते हैं? नेत्र काम करते हैं देखने का। देखने का काम करे। देखने से क्या होता है? यह है क्या? ये ज्ञान इंद्रिय है। तो हमारे पास जो पांच ज्ञान इंद्रिय हैं उसमें से ये सबसे प्रमुख ज्ञान इंद्रिय है। मतलब देखने से सबसे ज़्यादा स्पष्ट ज्ञान होता है, बाकी दूसरी इंद्रियों के मुकाबले ये ज़्यादा रिलायबल होती है, ये ज़्यादा स्पष्ट ज्ञान कर पाती है। दूसरे जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें थोड़ा सा वो रहता है, थोड़ा संशय कपट रहता है, वहाँ उतनी क्लैरिटी नहीं होती। और उसकी वजह भी है कि क्योंकि हम आंखों पर ही ज़्यादा रिलाय करते हैं। तो इसलिए देखने का काम माने ज्ञान करने का काम, और ज्ञान माने समझने का काम, पहचानने का काम। तो नेत्रा माने कौन हुआ? वो आदमी जो स्थितियों को, परिस्थितियों को, जो भी सामने है, अच्छी बुरी सब प्रकार की, उनको ढंग से पहचानता हो, उनको ढंग से जानता हो, जानने की योग्यता उसमें हो। क्योंकि केवल आंखों से नहीं होता, आंख तो बच्चे के पास भी होती है, पहले ही दिन से रहती है। जब वो पैदा होता है तो आंख लेकर ही पैदा होता है। आंखों के द्वारा चीजों को देखता समझता हो, कहाँ? अंदर से। क्योंकि योग्यता कहाँ है? अंदर। केवल आंखों से देखने वाली योग्यता नहीं चाहिए, वो तो कॉमन है, सबके पास है, वो तो पशु पक्षियों के पास भी है।
लेकिन यहाँ क्या देखने की बात हो रही है, अंदर, मतलब उसको देखकर आप समझने की जो योग्यता है वो कितनी है। क्योंकि ज्ञान उसी को कह रही है, ये तो सामान्य ज्ञान है जो आंख से, नाक से, कान से होता है। इस सामान्य ज्ञान को जब आप अंदर प्रोसेस करते हैं तो उससे जो समझते हैं, प्रोसेस करके 10 ज्ञान को आपने प्रोसेस किया और उनके गहरी लेयर्स को उस प्रोसेस करके आपने समझा, वो वाली योग्यता, वो वाली क्षमता, उस क्षमता को बोलते हैं नेत्र। और जो उस क्षमता को पा लेता है उसको बोलेंगे नेत्रा, या आज की भाषा में बोलो तो नेता, लीडर, लीड करने वाला, सबसे आगे चलने वाला, या किसी भी प्लान को उसका संचालन करने वाला। संचालन कौन करेगा? जिसको ये सब पता होगा, क्या संचालन करना है, कहाँ पहुंचना है, क्या पाना है, कैसे कैसे जाना है। लीड करना, नेत्रा बनना, नेता बनना। तो उसको उस जिस भी टॉपिक पर वो नेता है, उस टॉपिक की सारी जानकारी, सारा ज्ञान उसके पास होना चाहिए एडवांस में। मतलब जितना ज्ञान भी उस बाबत खोज लिया गया है वो सारा ज्ञान उसके पास होना चाहिए। मतलब उसने उस सब का अध्ययन किया हुआ होना चाहिए अच्छे से, थ्योरेटिकली भी एंड प्रैक्टिकली भी। ऐसा आदमी एक सही नेता होगा। ये मैं क्या बता रहा हूँ, नेता की क्वालिटी बता रहा हूँ। तो एक तो ये उसमें इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर उसको ठीक से एक लैंग्वेज नहीं आती, ठीक से मैथ नहीं आता, ठीक से उसको जीके नहीं है, माने उसकी जनरल नॉलेज नहीं है उस बारे में, और अगर लाइफ के बारे में नहीं जानता है, दर्शन, अगर लाइफ के बारे में वो नहीं जानता है कि लाइफ क्या है, क्यों है, इसका क्या उद्देश्य है, क्योंकि लीड किस चीज़ को करेगा और किसके लिए करेगा, क्योंकि जिसके लिए उसे लीड करना है, जिसके लिए उसे नेत्रा बनना है, जिसके लिए उसे वो नेता बनना है, अगर उसी को नहीं जानता है तो फिर क्या नेतागिरी करेगा वहां? उसको मालूम ही नहीं चलेगा कि वो जो कर रहा है, जिनके लिए कर रहा है, वो कितने सेटिस्फाई हैं उससे, और क्यों सेटिस्फाई होंगे, किस बात से सेटिस्फाई होंगे। ये सब उससे मिस हो जाएगा। वो बस एक नॉर्मल दुकानदार जैसा हो जाएगा, जिसको बस वहाँ जो लोग आके मांगते हैं वो उस हिसाब से उसको नॉलेज रहती है कि यहाँ क्या चीज़ बिकती है, और उन्हीं चीज़ का वो पीछे से ऑर्डर देता रहता है। वो चीज़ें वहाँ आ जाती हैं, लोग आते हैं, खरीद के ले जाते हैं, दैट्स इट। लेकिन नेता कुछ और होता है इससे आगे। नेता जो होता है वो अपने से समझ लेता है, क्योंकि वो अग्रणी है ना, वो आगे रहता है, पीछे नहीं रहता, वो आगे रहता है। तो वो एडवांस में इन सब चीजों को समझे रहता है कि क्या चाहिए। जिन लोगों ने उसको नेता स्वीकार किया है उन्हें क्या चाहिए, वो उसको पहले से समझ में आता है। तो नेता बनने के सारे गुण हैं। क्या है? अच्छा खासा एजुकेटेड होना चाहिए, जिस विषय में वो नेता होना चाहता है उस विषय की अच्छी खासी जानकारी उसको होनी चाहिए, प्लस एमबीए इत्यादि किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट भी आता है।
ये मस्ट है, ये इतना तो होना चाहिए। तो अगर आज की भाषा में देखें, कम से कम तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, या अगर वो उस विषय में पीएचडी भी है तब तो और भी बढ़िया है। मतलब इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिग्री करके ही ये चीज़ें आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि करके भी आ जाएं। तो चाहे वो डिग्री करके इन चीज़ों को समझा हुआ हो, और चाहे उसने अपने सोच से, समझ से, प्राइवेटली इन सब चीज़ों को उसकी रुचि हो, तो उसने इन सब चीज़ों को समझ लिया हो। जैसे मैंने कोई दर्शन में कोई कोर्स नहीं किया है, कोई डिग्री नहीं की है, ऐसे ही मैंने पढ़ा है अपने से, और उसको जाना समझा है और उसमें रिसर्च की है। आज के समय में नई व्यवस्था में तो चूंकि ये सारे कोर्स और सब चीज़ें होंगी, तो आप उनके गो थ्रू जाएंगे और सब कुछ फ्री होगा। अभी तो आज तो आप कोई भी कोर्स करने जाओ तो 1 लाख 2 लाख ऐसी फीस होती है कम से कम। इग्नू में भी करो आप तो सोचो, इग्नू में भी इस प्रकार के कोर्सेज की 50,000 से पर सेमेस्टर, 1 लाख पर सेमेस्टर ऐसी फीस है इग्नू में, जहाँ सप्ताह में 1 दिन क्लास लगती है बस। तो बाकी प्राइवेट और उसमें तो काफ़ी महंगा है, और सरकारी संस्थान तो बहुत कम है, उसमें तो बहुत कम लोगों का नंबर आता है। तो कम से कम ये गुण, ये योग्यता, ये पात्रता तो आदमी में होनी चाहिए जब हम उसको नेता के रूप में जाए। क्योंकि नेता मतलब ऐसा ही नहीं कि हम उसको वहाँ जिता के और संसद में भेजेंगे। डे बाई डे दैनंदिन जिंदगी की समस्याओं के बारे में भी तो पूछने जाते हैं ना हम उनसे। कोई समस्या आ जाती तो पूछने जाते हैं कि जी क्या करें इसमें। तो नेता माने जो मार्गदर्शन करता हो, जो मार्ग का आपको दर्शन कराता हो, जो आपको रास्ता बताता हो कि ऐसे कर लो तो ठीक हो जाएगा आपके लिए, या ऐसे ऐसे मत करना नहीं तो बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। तो ये सब नेता के गुण हैं, अग्रणी बनने के गुण हैं। अभी जो मैं पहले कह रहा था कि जो निर्णय करने की शक्ति है वो क्यों महत्वपूर्ण है। निर्णय करने के लिए आपके पास में जिस भी चीज़ का आप निर्णय करेंगे उसका पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप उस पर्याप्त ज्ञान के बिना कोई भी निर्णय करने जाएंगे तो उसके गलत होने की संभावना हो जाएगी। जब आप किसी से मार्गदर्शन लेने जाते हैं तो एक्चुअल में क्या लेने जाते हैं? एक्चुअल में उस ज्ञानी आदमी का निर्णय ही लेने जाते हैं। परामर्श जो आप लेने जाते हैं वो क्या होता है? उस ज्ञानी आदमी का निर्णय ही जानने चाहते हैं, क्योंकि वो जब आप उसको अपनी सारी स्थिति, परिस्थिति और अपना सब कुछ बता देते हैं, उस आधार से जब वो आपके लिए कोई निर्णय करता है कि भाई ऐसे कर लो, या कोई परामर्श देता है, तो वो अपना निर्णय आपको बता रहा होता है कि उसके हिसाब से ऐसे करना ठीक है, अगर आपकी जगह वो होता तो वो ऐसे करता। तो क्या है? निर्णय, निष्कर्ष, परामर्श। परामर्श माने किसी दूसरे आदमी से किसी बारे में विमर्श करना, चिंतन मनन करना, किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए। विमर्श माने कोई विषय पर माथापच्ची करना, लाइक चिंतन मनन करना। माथा पच्ची, माथा माने ये मस्तिष्क, पच्ची माने उस चीज पर पढ़ाई लिखाई करना, अध्ययन करना, माथा पच्ची। तो अब आज हम देखते हैं कि आज जब भी
प्राइवेट में तो ठीक है, बहुत सारे लोग मिलते हैं परामर्श के लिए, लेकिन वो पेड सर्विस देते हैं ज़्यादातर। तो सबके पास पैसे नहीं होते तो सबसे आप जाके पूछते भी नहीं। माने गरीब आदमी को गरीब टाइप का नेता मिलता है, अमीर लोगों को अमीर टाइप के नेता मिल जाते हैं। मतलब वो भी एक सर्विस है, तो आप जितना पे करेंगे उतना अच्छा आपको उसकी सर्विस मिलेगी, जो कि सबको तो उपलब्ध नहीं है। नंबर एक। नंबर दूसरा, अभी हम लोग जिन लोगों को नेता बोलते हैं, नेता बोलने से यहाँ मतलब है कि जो लोकसभा में जाते हैं, जो विधानसभा में जाते हैं, जो प्रधान बनते हैं, जो राज्यसभा में जाते हैं। तो राज्यसभा में तो आप सीधे नहीं चुनते, लेकिन लोकसभा और विधानसभा और प्रधान इत्यादि के जो इलेक्शन है वो तो आप सीधे चुनते हैं। तो अब वहां आप किनको चुनते हैं? सीधी सी बात है, जो ऑप्शन आपके सामने है उन्हीं में से किसी को चुनेंगे। जो खड़ा ही नहीं हुआ उसको चुन नहीं सकते, क्योंकि अभी संविधान इस प्रकार का ही है कि अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में या किसी विधानसभा क्षेत्र में या किसी ब्लॉक क्षेत्र में कोई भी नेता पद के लिए खड़ा होगा, 15, 20, 50 जो भी लोग खड़े होते हैं, उन्हीं में से आप किसी को वोट डाल सकते हैं। अपनी तरफ से आप कोई प्रस्तावित वोट नहीं डाल सकते कि भाई मैं इसको डालना चाहूंगा, वो संभव भी नहीं है। क्योंकि कम से कम पहले आदमी को ये मौका मिलता है ना कि वो अपने आप को प्रस्तावित तो करे खुद को कि भाई मैं यहाँ से नेता बनना चाहता हूँ, तब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, वोट का स्टेप शुरू होता है। तो उसके बाद वो कोई आदमी उसके लिए वोट डाल सकता है, कोई आदमी नहीं डाल सकता है। तो अभी हमें जितने भी लोग मिलते हैं, क्या होता है ज़्यादातर कि ज़्यादातर तो पार्टी के थ्रू होता है, क्योंकि पार्टी का एक विज़न रहता है आपके सामने, और वो नेशनल विज़न होता है या कम से कम स्टेट लेवल का विज़न होता है। अगर विधानसभा की बात करें तो उसको उसकी सबको जानकारी होती है, उसका सबको पता होता है, और मालूम भी होता है कि उस एक विज़न को वहाँ बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। एक पार्टी की तो हर क्षेत्र से एक एक नेता तो होता ही है ना, कम से कम। जैसे 543 क्षेत्र हैं लोकसभा के पूरे भारत में, तो हर एक पार्टी का, जो नेशनल पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है और भी जो हैं, तो उन हर जगह से उनका एक एक आदमी खड़ा होता है, अगर वो कहीं किसी दूसरी पार्टी के साथ संपर्क में नहीं है तो उनका विजन नेशनल लेवल पर क्लियर रहता है, और ज़्यादातर लोग उन्हीं के आएंगे, ये भी स्पष्ट ही है और ऐसा देखने को मिलता भी है परिणाम के तौर पर कि पार्टी के ही जो नेता हैं उन्हीं की जीत ज़्यादा होती है। निर्दलीय बहुत थोड़े से जीतते हैं। अब निर्दलीय कोई अपना कॉन्सेप्ट रख भी दे किसी लोकसभा के एक क्षेत्र से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लोकसभा में उससे कुछ कर सकता है, नेशनल लेवल पर तो कोई मतलब नहीं है उसका। और आदमी लोकसभा की वोटिंग के लिए जा रहा है तो भाई वो नेशनल लेवल के लिए वोट करने जा रहा है, वो केवल क्षेत्रीय आधार पर वोट करने नहीं जा रहा। यहाँ थोड़ी सी संविधान में प्रॉब्लम है। संविधान क्या बोलता है कि नहीं, आप अपने क्षेत्र के नेता को वोट करने जा रहे हैं। है ना, ये थोड़ा कंट्राडिक्शन देखिएगा विरोधाभास हमारी चुनाव प्रक्रिया का, जो कि संविधान में लिखित है, मगर उसको थोड़ा प्रैक्टिकली एनालिसिस कीजिए। चुनाव प्रक्रिया का क्या तरीका है, उसमें लिखा है कि आप अपने यहाँ से लोकसभा सांसद चुनेंगे, और वो लोकसभा सांसद जो सभी जगह से चुनकर जाएंगे वो अपना नेता चुनेंगे वहां पर प्रधानमंत्री के रूप में। और वो प्रधानमंत्री नेशनल लेवल की बात करेगा, मतलब पहले से हमारे सामने है ही नहीं है प्रधानमंत्री, अगर संवैधानिक रूप से देखें तो। लेकिन ऐसा तो है नहीं है। वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति ये है कि पार्टीज का मैनिफेस्टो रहता है पहले से, और उसमें नेशनल विजन होता है।
तो मोस्टली यही होगा कि आदमी पार्टी को वोट करेगा, मतलब उस पार्टी का जो भी वहाँ मेंबर खड़ा होगा उसी को वोट करेगा, क्योंकि भाई नेशनल लेवल की बात है। ठीक है, प्रधान वरदान की बात होती है तो आदमी कैंडिडेट के हिसाब से वोट कर लेता है, वहाँ वाजिब भी है, क्योंकि उसको तो स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे उससे तो कुछ कराना नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि जो प्रधान वाले लेवल होते हैं उनमें ज़्यादातर उनमें काफ़ी निर्दलीय जीत जाते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पर माने विधानसभा लेवल पर और लोकसभा लेवल पर तो निर्दलीय का कोई बहुत मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो स्टेट लेवल की पॉलिसी नहीं रख सकता, नेशनल लेवल की पॉलिसी नहीं रख सकता संवैधानिक रूप से। अगर निर्दलीय जीत भी जाता है तब भी उसको जो भी पार्टी मुख्यमंत्री दल बनेगा, जिस भी दल का जो मुख्यमंत्री बनेगा, या तो उसके साथ उसको मिलना होगा या तो विपक्ष के साथ मिलना होगा अगर जरूरत पड़ती है, तो नहीं तो वो अलग रहता ही है। तो वो किसी स्टेट लेवल की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता और लोकसभा लेवल की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता निर्दलीय। मतलब स्ट्रक्चर ही ऐसा विरोधाभास, चुनाव प्रक्रिया ही ऐसे विरोधाभास से बनी हुई है। तो सीधी सी बात है, कोई भी इंटेलिजेंट, थोड़ा भी इंटेलिजेंट कोई वोटर होगा तो वो पार्टी को ही वोट करने जाएगा, वो निर्दलीय को कभी वोट नहीं करने जाएगा। निर्दलीय है तो कभी कोई जीत के आता है, क्योंकि आते हैं थोड़े थोड़े से निर्दलीय भी जीत के आते हैं। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब है कि वहां या तो पार्टी ने कोई बिल्कुल ही कमजोर अपना वो खड़ा कर दिया है उम्मीदवार, और या वहां का कोई लोकल उम्मीदवार है जो किसी पार्टी में नहीं जाना चाहता और वहां उसका अच्छी उसकी फैन फॉलोइंग है, तो वो वहां जीत जाता। पर ये रेयर होता है, मेरे ख्याल है 1-2% से ज़्यादा, 2-3% से ज़्यादा इनकी संख्या नहीं होती। मतलब जैसे 543 हैं तो कितना हो जाता होगा, 15, 16, 18, 20 ऐसे, इससे ज़्यादा नहीं आते होंगे। और इनकी भी जरूरत तब पड़ती है पार्टियों को अगर उनका जो आंकड़ा है वो आधे तक नहीं पहुंचता है। नहीं तो ज़्यादातर छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, उनके भी लीडर्स जीत के आते हैं, क्योंकि उनका भी कोई मैनिफेस्टो होता है, वो भी कोई एक लेवल तक तो दखल रखते हैं। लेकिन उनकी भी ज़रूरत कब पड़ती है, जब जो मुख्य नेशनल पार्टी हैं उनके पास आंकड़ा ना आए, तो उनको जो भी ज़रूरत पड़ जाए, 10 सीट की, 15 सीट की, 20 सीट की, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और लोग चाहते हैं निर्णायक सरकार, लोग नहीं चाहते कि वहाँ खिचड़ी पके, क्योंकि खिचड़ी में जो भी सरकार बनाता है उसके ऊपर कोई ज़्यादा उत्तरदायित्व तो नहीं रह जाता, मतलब ज़्यादा जवाबदेही नहीं रह जाती, क्योंकि वो बोल देता है कि भाई हमें पूरा मौका ही नहीं दिया आपने, हम अपने तरफ से जैसा भी हमने मैनिफेस्टो आपको दिया उस तरह से काम करने का, क्योंकि दूसरे लोगों के जोड़ तोड़ से सरकार चल रही है, तो उनकी भी बात माननी होगी, नहीं मानेंगे तो टूट जाएगी सरकार। जैसा अभी ये बीजेपी की सरकार आने के पहले काफ़ी एक बड़ा दशक रहा, जो दशक नहीं कई चुनाव रहे जिसमें कोई स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला लोकसभा में, और वो वहाँ खिचड़ी पकती रही, तो वो स्थिति भी ठीक नहीं होती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए भी लोग किस पे जाते हैं, उनकी पहली पसंद जो है वो कोई पार्टी का नेता ही होता है। अगर वो ना बन पाए कोई कारण से नेता, तब वो दूसरी पार्टी पर या फिर निर्दलीय पर जाते हैं।
तो पार्टी नेता के ही चांस ज़्यादा बनते हैं चुनने के, और आप परिणाम से देखते भी हैं कि वही चुन के आते हैं ज़्यादा। तो हम किन को चुन सकते हैं? जो हमारे सामने उम्मीदवार खड़े हैं, और उनमें से भी हम पहला जो प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे, पहली प्राथमिकता देंगे वो किसी पार्टी के उम्मीदवार को ही जाएगी। ये मैं स्वाभाविक बातें बता रहा हूँ और ये रियलिस्टिक बातें हैं, ये नैतिकता वाली मैं बातें नहीं करता हूँ आलतू फालतू की कि नहीं हमें तो इस आदमी को चुनना चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो चाहे नहीं हो। नहीं, ऐसा करके होता नहीं है ना। ये तो चाहिए वाली बात हो जाती है कि ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सब सुखी होने चाहिए, सब जो है पीएचडी होने चाहिए, सब ये वो रियलिटी की बात नहीं होती है। वो सब ऐसी बस हवा में फेंकने वाली बातें होती हैं। हमें देखना चाहिए कि किस सिचुएशन में आदमी नाम की जो ये चीज़ है, जिसको आप चेतना, आत्मा, रूह, व्यक्तित्व जो आप बोल रहे हैं, ये काम कैसे करता है, ये निर्णय किस ढंग से लेता है चीज़ों के, उसको मद्देनज़र रख के और फिर देखिए, क्योंकि फिर सॉल्यूशन होगा। नहीं तो आपके ये गलत चीज़ें लेते चले जाएंगे तो फिर सॉल्यूशन भी आप गलत ही करेंगे। सॉल्यूशन फिर कैसा करेंगे? जैसे एक पार्टी वाला था, हम लोगों के ग्रुप में आते ही रहते हैं, तो उसने पूछा कि भाई भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है दुनिया में। उसने बोला और ये ख़त्म होनी चाहिए। तो हमने बोला कि कैसे ख़त्म होगी? बोले बस सिंपल सा है, ईमानदार लोगों को वोट कर दो। और हमने पूछा अच्छा ईमानदार लोग मतलब कैसे चुनोगे, कैसे जानोगे कि जिसको चुन रहे हो वो ईमानदार है? क्योंकि अभी कोई टेस्ट वगैरह तो कुछ होता नहीं है इस चीज़ का। बोले इसमें क्या है, जो भी लोग वहाँ खड़े होते हैं तो पता चल जाता है कि कौन ईमानदार है। तो मैंने पूछा कि अच्छा फिर लोग क्यों नहीं चुनते हैं उस ईमानदार नेता को? लोगों को क्या प्रॉब्लम है? लोगों को तो अच्छा गुड गवर्नेंस ही चाहिए, भ्रष्टाचार रहित शासन प्रशासन चाहिए। किसी से भी जाके पूछ लो, सब कुछ ही। फिर वो क्यों नहीं चुनते उनको, अगर उनको दिखता भी है कि हाँ ये ईमानदार है? बोले कि आदमी ही बेईमान है, मतलब जो वोटर्स हैं वही बेईमान है। मतलब 90 करोड़ वोटर भारत में, और 543 आदमी ईमानदार नहीं है इसमें। माने जब वो वोट करते समय आप उन्हें बेईमान कह रहे हो, तो फिर ईमानदार किसको कह रहे हो? फिर किस ईमानदार आदमी को आप लीडरशिप के लिए खड़ा करोगे, अगर वोटर्स को ही आप बेईमान बता रहे हो तो? फिर उन्होंने बात घुमा दी। बोले नहीं हम उनको बेईमान नहीं कर रहे, हम उनके कह रहे हैं वो भोले हैं, सीधे हैं। मैंने बोला मतलब दूसरी भाषा में बेवकूफ बोल रहे हो फिर उनको, माने मूर्ख है, जानबूझ के अपना नुकसान करते हैं, जानबूझ के गलत आदमी को चुनते हैं। बोले नहीं बस वो पढ़े लिखे नहीं है, ये है वो। तो मैंने कहा फिर समस्या तो ये है, फिर आप ये समाधान क्यों दे रहे हो कि ईमानदारी से चुन लो, ईमानदार नेता चुन लो? ये तो फिर समाधान नहीं हुआ ना। फिर अगर सब सीधे हैं, भोले हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, बेईमान हैं, इनमें से कोई भी आप आधार ले लो वोटर्स के लिए, तो फिर आपका ये सॉल्यूशन तो काम नहीं करेगा ना कि ईमानदार आदमी को चुन लो, क्योंकि वो तो नहीं चुनेंगे जब तक ऐसे हैं। या तो आप आदमी को ईमानदार मानते हो वोटर्स को, तब आपका ये सॉल्यूशन काम कर सकता है जो आप सॉल्यूशन देने की बात कर रहे हैं जनता में, क्योंकि तभी तो वो आपका ये सॉल्यूशन लेंगे। अच्छा फिर मैंने उनको पूछा अच्छा चलो आप अपने क्षेत्र में रहते हो, आपके क्षेत्र में सबसे ईमानदार आदमी नेता के लिए आप किसको मानते हो? बोले मैं खुद हूँ। मैंने बोला अपने आप को छोड़ के बताओ, क्योंकि अपने आप को तो हर आदमी ईमानदार बताएगा, क्योंकि आपको वोट दूसरे को करनी है, अपने को तो नहीं करनी ना।
हर आदमी तो नेता बनने के लिए खड़ा नहीं हो जाता कि सब अपने अपने लिए वोट कर लेंगे, हमें दूसरा चुनना है ना। तो कौन है आपके? बोले कोई नहीं, मेरे क्षेत्र में तो मैं ही हूँ। अब बताओ, अपने क्षेत्र में उनको अपने अलावा और कोई आदमी ईमानदार नहीं दिख रहा है। तो अब देख रहे हो उनकी कैसी स्थिति है। मतलब वो इसको जरा भी प्रैक्टिकलिटी पे ले जाकर नहीं सोचते अपने आप से, वो पार्टी तक बना लेते हैं। ऐसी बहुत सारी पार्टी हैं, शायद इन पार्टियों का आपने नाम भी नहीं सुन रखा होगा। कम से कम हजारों, मेरे ख्याल हजारों नहीं तो सैकड़ों पार्टियां हैं भारत में, अलग अलग स्टेट में, जिनका नाम तक सामने नहीं आता है। खाली वो जहाँ जहाँ अपने उम्मीदवार खड़े कर पाते हैं, कोई 10, 20, 50 जगह पे, वहीं के लोग थोड़ा बहुत कुछ कभी जानते हो, सुनते हो उनका नाम, क्योंकि वो भी पंपलेट वगैरह लग जाते हैं उस वजह से। नहीं तो उनका कुछ नहीं पता चलता, उनकी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, कौन है, क्या कुछ नहीं, क्योंकि मीडिया तक में भी वो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि मीडिया भी उन्हीं लोगों को दिखाना चाहता है जिन्हें लोग देखना सुनना चाहते हैं। माने जो मुख्य लीडिंग पार्टीज होती हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, या क्षेत्रीय लीडिंग पार्टी हैं, सपा है, बसपा है, और भी दूसरे क्षेत्र के डीएमके, अन्ना डीएमके टाइप की, जो कुछ कोई एक लेवल तक इन्फ्लुएंस रखती है। तो वो ला दे के कहाँ पे छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई वोटर्स इस बात के लिए जिम्मेदार है, और फिर वोटर्स कोई अनपढ़, बेईमान और ये सब सीधा साधा भोला वाला। अरे तो फिर ये सॉल्यूशन नहीं हुआ ना इसका मतलब, क्योंकि अब जब तक आपका वोटर्स इंटेलिजेंट नहीं होगा, जब तक आपका वोटर्स हाईली एजुकेटेड नहीं होगा, आपका जब तक वोटर्स हाईली थिंकर नहीं होगा, तो तब तक आपका तो ये सॉल्यूशन काम करेगा नहीं। क्योंकि ये तो तभी काम करेगा जब वो ईमानदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा। तो अभी के लिए तो सॉल्यूशन है नहीं आपका। तो ऐसे करके डिस्कशन से पता चलती हैं चीजें कि वो वर्क करेंगी कि नहीं करेंगी। ऐसे मोटा मोटा देखने में तो लगता है अरे कितना आसान सा सॉल्यूशन है कि बस सारे नेता ईमानदार हो जाएं तो भ्रष्टाचार खत्म है, कितना आसान है। पर ये धरातल पर पॉसिबल नहीं है, अभी देखा हमने। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, इस तरह से नहीं ये लोग सोचते, या कोई कम लोग सोचते हैं कि भाई कोई आदमी आखिर बेईमान होता क्यों है? क्या बेईमान होने में मजा है, या बेईमान होना कोई अच्छी बात है क्या? वो क्यों बेईमान होने लगता है? वो चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सभी प्रकार के बेईमान हमें दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि बेईमानों को कोई सामाजिक रूप से इज्जत तो मिलती नहीं है जब उनका पता चल जाता है। भले ही पद की वजह से या उनकी जो आर्थिक ताकत है उसकी वजह से लोग सलाम ठोकते हों, पीछे तो गालियां ही देते हैं उनको। कई लोग तो सामने भी गालियां देते हैं। आप देखते ही हो, सामने जूते पटक देते हैं, साई फेंक देते हैं, सरेआम बेइज्जती कर देते हैं। कितने लोग मोदी जी को गालियां बकते हैं इस पर सोशल मीडिया में, बड़ी बुरी भयंकर। पता नहीं ये वीडियो उन तक पहुंचते होंगे तो क्या सोचते होंगे अपने बारे में। दूसरा, लोग सोचते हैं कि क्या अच्छा नेता जो है, क्या वो बेईमान होते हैं क्या वास्तव में, या बेईमानी होने का भी कोई कारण है? जैसे हम लोगों के पास ये कारण है कि हम लोग उन्हें नहीं चुन सकते जिन्हें आप ईमानदार और ऐसा बोल रहे हो। जैसे मैंने कई कारण अभी गिना दिए आपको, है ना। चुनाव प्रक्रिया ऐसी है,
चुनाव का तरीका ऐसा हो रखा है। ये मैंने कई कारण आपको गिना दिए जिसमें कि कोई भी इंटेलिजेंट आदमी ऐसे किसी आदमी को नहीं चुनेगा जो ऐसे निर्दलीय टाइप का होगा। वो पार्टी पॉलिटिक्स में ही पहले जाएगा। और पार्टी पॉलिटिक्स अपने आप में एक पॉलिटिक्स है कि वो किनको उम्मीदवार बना के खड़ा करते हैं। सीधी सी बात है, जहाँ सिंपली वो जाति पाति को देखेंगे, आपके धर्म को देखेंगे कि जिसको वहाँ खड़ा कर रहे हैं उसके धर्म के कितने लोग हैं, उसकी जाति के कितने लोग हैं, उससे वहाँ कितने इम्प्रेस हैं, वो कितना आपका लोगों को मैनिपुलेट करने में सक्षम है। वो तो ऐसी चीज़ें देखेंगे, वो तो जिताऊ पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। क्योंकि रियल वाली पॉलिटिक्स तो अभी उनके बस की नहीं है। उसके कारण तो मैंने आपको कई बार बता दिए। क्योंकि अभी वो इकोनॉमिक्स ही नहीं है दुनिया में किसी के भी पास जो अपनी 50, 60, 70% से ज़्यादा जनता को सुखी कर सके, यानी काम के बेस पर वोट ले सके, काम के बेस पर, सेटिस्फैक्शन के बेस पर वोट मांग सके। ये तो पॉसिबल ही नहीं है अभी, आज की जब तक ये आज का इकोनॉमिक्स चल रहा है, जो आज तक का जो जंगली टाइप का इकोनॉमिक्स है। इसको जंगली मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये जंगल से ही आया हुआ है। जब आदमी जंगल में रहता था और तो तब इसके जो बेस हैं सारे वो तब से वही आए हुए हैं, स्वाभाविक टाइप के आए हुए हैं, जंगली टाइप के। उनमें कभी कोई बदलाव नहीं हुआ, उसी पर ही फर्दर बिल्डिंग बनती चली गई है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसी जंगली जो टाइप के सिद्धांत हैं, जिन्हें सिद्धांत भी पता नहीं ये लोग क्यों बोलते हैं। वो तो सिद्धांत ना होके मतांध होनी चाहिए, उनका नाम होना चाहिए मतांध इकोनॉमिक्स। बस ऐसे ही माना हुआ है, उसमें कुछ सोचा विचारी जैसा कुछ खास नहीं किया है। तो जब तक वो इकोनॉमिक्स रहेगा तब तक आप 10-15% से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। अब 10-15% वोटों पे तो आप जीत नहीं सकते। कम से कम जीतने के लिए तो आपको 30 से 35% वोट चाहिए। यहाँ की चुनाव प्रक्रिया भी ऐसी है कि 50% से ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है। आप सोचो संविधान में चुनाव प्रक्रिया कितनी लीचड़ बनाई है। लीचड़ तो समझते हैं ना, निम्न स्तर की। मतलब किसी पार्टी को 28-30% वोट भी मिल गए तो वो सत्ता में पहुंच जाती है। 28-30% वोट, मतलब 100% वोटों में से 28-30% वोट। मतलब आपको ये लगता नहीं कि एकदम से मजाक जैसा है? माने 70% लोग उस सरकार को नहीं चुन रहे हैं जो सरकार बन रही है जिस पार्टी की। 70%, 65-70% लोग उसको नहीं चुन रहे हैं। माने बहुमतों वाली सरकार तो बनती ही नहीं है। अभी पीछे 72 साल का जो आप ये रिकॉर्ड देख लो, अगर सारी वोटों को आप गिनो और उनका परसेंटेज निकालो तो जो सरकार बनती है उसके अलावा जितने भी मत हैं वो मत कहीं ज्यादा हैं, लगभग डबल हैं, जो इस पार्टी को नहीं चुन रहे हैं। तो अभी तो चुनाव प्रक्रिया ही इतनी घटिया वाली बनी हुई है। और ये तो तब है जब अभी लोग बहुत खड़े भी नहीं होते हैं। जितने ज्यादा एक विधानसभा में, लोकसभा में लोग ज्यादा खड़े हो जाएंगे तो और कम वोटिंग से आदमी जीत जाएगा। मतलब फ्यूचर अगर ऐसा ही चलता रहा तो 20% वाले लोग भी जीत के और वो सरकार बना सकते हैं, वो पार्टी। तो मतलब खाली 20-30% लोगों को बस सेटिस्फाई कीजिए और उसमें भी सबको नहीं,
उसमें से भी 10-15 को आपने सेटिस्फाई कर दिया, बाकी को तो जोड़ तोड़ लगा के जाति धर्म और ऐसा वैसा करके और बस। आपकी सरकार पक्की, क्योंकि आदमी ने कहीं तो वोट करना ही है, तो कहाँ वोट करेगा? वो देखेगा जब सामने जाति वाला ही आदमी खड़ा है, मेरे धर्म का खड़ा है, बाकी और जो लोग खड़े हैं उनमें भी कोई बहुत विशेषता तो है नहीं, तो उसी को वोट कर देता है। ठीक है भाई, कम से कम अपनी जात वाला तो है, कल को जाके कुछ बोलेंगे तो कुछ हमारी बात सुन सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। तो नेता मतलब क्या हो गया? तो अभी तो आप देखोगे तो या तो नेता है नहीं भारत में, और या नेताओं का यही लेवल है। अभी हमारे भारत में नेताओं का यही लेवल पहुंचा है डेवलप हो गए, कि वो बस इन्हीं चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं। ये जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, ये पार्टी ऐसे ही एनालिसिस करती है वहाँ बैठ के, कि कैसे हम अपना वोट बैंक बढ़ाएं, और उसमें यही सारे पॉइंट्स होते हैं कि किन को टिकट दें, कितने जाति वाले हैं, वो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे ये अच्छा इतना वोट बैंक तो ऐसा ऐसे सेट है, इतना वोट बैंक जो है वो इस तरह से आ रहा है। अच्छा, बचा कितना श्योर जीतने के लिए? बोला बस 5-10% और अगर मिल जाए तो जीत श्योर हो जाए। तो उस 5-10% के लिए वो कुछ बातें बोलते हैं मीडिया में आके, कोई प्रॉमिस करते हैं, हालांकि वो पूरा होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन कम से कम प्रॉमिस करते हैं तो जनता मौका तो देती है एक बार, कि ना जाने पूरा कर ही दें, कह रहे हैं तो, क्योंकि दूसरे तो कह भी नहीं रहे। कम से कम इन पार्टीज में कंपटीशन होगा आपस में, तो ऐसे ही सही, ऐसे ही थोड़ा डेवलपमेंट सही। तो अब जैसे मोदी जी हैं, वो कोई ना कोई तल पर तो अच्छा कर ही रहे हैं, बाकी जो और मौजूद दूसरे नेता हैं, अगर उनकी तुलना में देखा जाए तो आर्थिक स्थिति में कुछ बहुत खास नहीं कर पा रहे। अभी तो रिजल्ट नहीं आ रहे, वो बोल रहे हैं कि बाद में कभी आएंगे तो तब देखा जाएगा। अभी तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा, 7 साल के आसपास होने को जा रहे हैं, अभी तो हालत चरमराई हुई ही है। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अभी तो 3 पर भी रह जाए तो बड़ी बात है। तो नेता मतलब क्या है कि नेता में जैसे 2 क्वालिटी मैंने बताई, और उसमें एक विशेष मतलब पहली प्राथमिक होनी चाहिए, जो अभी आज तो किसी नेता में दिखाई नहीं पड़ती। क्या? कि वो सेल्फ रियलाइज्ड नहीं है, आत्मज्ञानी नहीं है, चेतना का ज्ञानी नहीं है। इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनके लिए वो नेता बना है, अगर उन्हें नहीं जानता है तो वो नेतागिरी नहीं कर सकता। उनके लिए, उनके फेवर की काम तो करेगा, काम तो करेंगे, जैसे मोदी जी भी तो कर ही रहे हैं। वो सुनता 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं, ऐसे आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ, वो करते ही होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पे आप 8-10 घंटे सोते हुए नहीं रह सकते आज की सिचुएशन में। लेकिन परिणाम तो नहीं है ना वो। और मेरे ख्याल है जितने भी सारे मंत्री सब सारे लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी 6 घंटे से 7 घंटे से ज़्यादा सोते होंगे। काम तो सब कर रहे हैं, मेहनत भी सब कर रहे हैं, कोशिश भी सभी कर रहे हैं, क्योंकि कौन मंत्री या कौन नेता नहीं चाहेगा कि उसका नाम हो, उसके हाथ में जितना भी काम है वो उसमें उसका नाम हो जाए, क्योंकि अगली बार तो तभी उसकी वोट की श्योरिटी होगी ना। नहीं तो वो फिर वहीं खड़ा है फाइटिंग में कि पता नहीं वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर जाति के आधार से ही वोट मांगने पड़ेंगे उसे, धर्म के आधार से ही वोट मांगने पड़ेंगे उसे, क्योंकि वही तरीका बचेगा, वही फ्री वाला तरीका है, बिना पैसे का, बिना योग्यता का, बिना कोई मार्गदर्शन का, बिना किसी ज्ञान का, बस वही एक तरीका है।
कि मैं आपकी जाति का हूँ, मैं आपके धर्म का हूँ, मैं इस क्षेत्र का हूँ। जैसे अभी बंगाल में चल रहा है कि भाई बीजेपी तो बाहर वालों की पार्टी है, ममता दीदी की पार्टी, ममता दीदी के लोग तो वहीं के रहने वाले हैं, बाहर के तो मेहमान हैं, आते हैं चले जाते हैं। भाई जब दूसरे जॉब में दूसरी जगह लोग जॉब कर रहे हैं, यहाँ के लोग बंगाल में जॉब कर रहे हैं, बंगाल के लोग दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, तो नेता में क्या प्रॉब्लम है यहाँ के और वहाँ के? अरे जॉब ही तो है। बंगाल का आदमी होगा कि बंगाल को ज़्यादा जानता होगा, क्यों? वो तो उसको जहाँ का जॉब दोगे वो तो वहीं जान ले। जब आप IAS PCS चुनते हो तब तो नहीं ये देखते कि ये IAS PCS उसी इलाके का रहने वाला है क्या, जहाँ आप उसको जॉब दे रहे हो। वहाँ तो ये सब चीज़ नहीं देख रहे, वहाँ तो ये प्लस पॉइंट नहीं होता आपके पास। वहाँ तो बल्कि उल्टा होता है, आप बोलते हो नहीं इसको ऐसे इलाके में भेजो जहाँ इसको दूर दूर तक कोई जानता ना हो, लेकिन नेता होना चाहिए उसी इलाके का। अरे भाई इससे क्या मतलब है? जनता को तो अच्छी सर्विस चाहिए, अच्छी गवर्नेंस चाहिए। वो यहाँ का दे दे, बाहर का दे दे, इससे क्या लेना देना है? सब तो भारत के ही हैं। पर ऐसी ऐसी बातें वहाँ पे बनती हैं, अब इस जात का दे दे, उस जात का दे दे, इस धर्म का दे दे, उस धर्म का दे दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब तो गुड गवर्नेंस है ना। कुल मिला के नेतागिरी का मतलब किस बात से है? यही कि अब वो अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा गुड गवर्नेंस दे सकें, अधिक से अधिक अपराध कम हों, ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं बढ़ें। अल्टीमेटली तो ये एम है ना सरकार बनाने के पीछे। फिर ये बातें कहाँ से आ जाती हैं बीच में कि धर्म के आधार पर वोट दे दो, जाति के आधार पर वोट दे दो? ये बातें कहाँ से आ जाती हैं? ये बातें इसीलिए आ जाती हैं क्योंकि वो पूरा नहीं पढ़ रहा है, उनका काम नहीं दे सकते, गवर्नेंस नहीं दे सकते, चूंकि संभव नहीं है आज की इकोनॉमिक्स में उनके द्वारा भी। ऐसा नहीं कि वो बेईमान है, बेईमानी तो वो बाद में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जब वो सबको सुखी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सोच लेते हैं कि खुद को तो सुखी कर लें, अपने परिवार को तो सुखी कर लें, अपने रिश्तेदारों को तो सुखी कर लें। आदमी सोचता ही है, स्वाभाविक है। अब यहाँ पे आप वो मत बोलिएगा कि नहीं वो तो इस पद पर हैं, वो उनकी तो ये कर्तव्य है, वो मर जाए क्या आदमी अपने कर्तव्य के लिए? कर्तव्य पर तो वो इसलिए गया है ना कि जी सके अच्छे से खुद भी। पहला मोटिव तो यही है ना। आर्मी में जो आदमी जाता है वहाँ पहला मोटिव क्या होता है उसका? पहला मोटिव यही होता है कि उसको कुछ काम करने को मिलेगा, कुछ अच्छी सैलरी मिलेगी जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके, उन्हें सुखी रख सके। इसलिए थोड़ी जाता है कि बस जाना है और मरना है। ये तो मोटिव नहीं ना, ये तो बहुत आखिरी का मोटिव है कि ठीक है भैया वो और कोई दूसरा उपाय नहीं है, वहाँ से हट भी नहीं सकते तो अब मरो या मारो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रखी है कि दूसरे भी आमादा हैं मरने मारने पर। अब वो मारने आएंगे तो अब उनके साथ लड़ना ही होगा। अब लड़ना होगा तो कोई भी मरेगा, उधर वाला मरेगा या इधर वाला मरेगा, क्योंकि गोली तो नहीं देखती इस बात को कि कौन सही में गोली चला रहा है और कौन गलत में गोली चला रहा है। तो वो सब भी लगाते तो जोर हैं, लेकिन वो उस योग्य ही नहीं है, उनके पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास सॉल्यूशन होगा तो वो जरूर देंगे। और जो है जितना भी थोड़ा बहुत जो सॉल्यूशन है वो तो कोशिश कर ही रहे हैं। उनको कोई अपनी जेब से थोड़ी देना होता है। अभी जैसे 6,000 2,000 करके मोदी जी ने पिछली साल से या उससे पिछले साल से किसानों को किया कि साल में 3 बार 2,000 रुपये वो उनको ऐसे ही दान में देंगे। तो किसको बुरा लगता है? अच्छी बात है, अच्छी पॉलिसी है। वो 2,000 की जगह 20,000 भी कर सकते थे, 2-2 लाख भी कर सकते थे। उनको क्या जाता? उनको अपनी पॉकेट से थोड़ी देना था भाई, गवर्नमेंट की पॉकेट है उससे देना है।
लेकिन अब गवर्नमेंट की पॉकेट में है ही नहीं है। 2-2 हज़ार भी जन जैसे तैसे निकाले उन्होंने, कहीं और से वो किया होगा। अभी जैसे कोरोना में जो पैसा खर्च किया वो कहाँ से निकाला? सबका DA काट दिया 1.5 साल के लिए, जो गवर्नमेंट है उनका काट दिया, बाकी का कितना सब हुआ, तो कहाँ से लाए वो? अभी इससे हाँ, इससे अगला और उसके अगला, मतलब 4 दिन बाद एक मैं उस पर ही बात करूंगा। यहाँ उसका टॉपिक होगा, सारी दुनिया में पेंशन खत्म होती जा रही है। गरीब देशों में ही नहीं, अमीर देशों में भी, जो टॉप क्लास देश हैं वहां पर भी पेंशन अब खत्म होती जा रही है। क्यों खत्म होती जा रही है? सरकार की क्या मजबूरी आती चली जा रही है? इस पर ही टॉपिक होगा और क्या इसका सॉल्यूशन होगा, इसमें आप सब लोग जरूर आइएगा और उसको समझिएगा। नहीं भी आ सकें तो बाद में ये रिकॉर्ड होके इस पर पढ़ ही जाता है, तो बाद में भी आप देख लीजिएगा। पेंशन क्यों खत्म होती जा रही है? जैसे भारत में तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, केवल आर्मी का मेरे ख्याल है सेक्टर बचा है और नेताओं का सेक्टर है और कोई एक आध होगा, नहीं तो पेंशन खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई है उसकी वजह बताएंगे, उसका कारण बताएंगे, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो सब बताएंगे। कहाँ मजबूरी आ रही है, कहाँ कंपल्सन आ रहा है, क्या है, फिर सॉल्यूशन क्या है। तो अभी आज की बात करते हैं कि नेता जो है वो क्या होता है। तो नेता की क्वालिटी मैंने आपको बता दी। सबसे पहली क्वालिटी कि उसको सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति होना चाहिए, ये मस्ट उसकी पात्रता है, मस्ट योग्यता है उसकी, कि उसे आत्मज्ञानी होना चाहिए। ये वाले आत्मज्ञानी नहीं, ये आलतू फालतू के जो ओशो, जे कृष्णामूर्ति, नहीं, ये कोई आत्मज्ञान नहीं है। ये सब ढोंग है आत्मज्ञान के नाम पर। और मैं कई बार ये सब चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्रूव कर चुका हूँ। किन्हीं को भी मुझसे समझना है तो मेरा नंबर नीचे रहता है, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ये इनके कोई आत्मज्ञान नहीं है, ये सब 2 कौड़ी के आत्मज्ञान है। ये किसी काम के नहीं है, बिल्कुल अनुपयोगी है, बल्कि दूसरों के लूटने के काम में आते हैं। और परिणाम भी आपके सामने है, आप देखिए रहे हो। अभी जितने बड़े बड़े साधु हैं सब महलों में रहते हैं, सब सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं और लोगों को क्या पट्टी बढ़ाते हैं? त्याग, वैराग्य, राग नहीं, वैराग्य माने बिना राग के। त्याग करो, राग ना करो, मोक्ष की साधना करो। ये सुख सुविधाओं की साधना कर रहे हैं आपसे ही ले लेके, और आपको बोल रहे हैं कि मोक्ष की साधना करो। तो ये बेवकूफ बना रहे हैं। ये आत्मज्ञानी है कि क्या कर रहे हैं? मतलब इनकी आत्मा अलग है, इनको तो सारी सुख सुविधाएं चाहिए, और आपको, आपकी आत्मा कोई और अलग टाइप की है, आपको मोक्ष चाहिए, आपको नहीं चाहिए सुख सुविधाएं। तो वास्तविक वाला आत्मज्ञानी होना चाहिए, जो जानता हो आत्मा का उद्देश्य क्या है, आत्मा क्यों यहाँ जीती है, किस लिए जीती है, उसके सारे एफर्ट किस बात के लिए होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारा ज्ञान उसको होना चाहिए। दूसरा, जिस भी बात के लिए वो मार्गदर्शन देने जा रहा है, क्योंकि किसी न किसी फील्ड में ही जाएगा, उस फील्ड का भी उसको ज्ञाता होना चाहिए, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों। और इन लोगों को तो साइड में बिठा देना चाहिए जो बोलते हैं कि दिमाग के परे है, समझ के परे है, केवल अनुभव की बात है ना। इन लोगों को तो एकदम कोने में बिठा देना चाहिए, बोले आप थोड़ा आराम करो, आपके दिमाग के परे है ना, आपने बोल ही दिया ना ये बात, तो अब आप बैठो थोड़ा। अभी जिनके दिमाग के परे नहीं है उनको आगे आने दो। तो आत्मज्ञानी मस्ट होना चाहिए। दूसरा, उस महकमे का, माने जिसमें भी वो जाए उसको ज्ञान होना चाहिए उसका। ये 2 चीजें उसमें मस्ट होनी चाहिए। और पार्टी पॉलिटिक्स खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि जब तक पार्टी पॉलिटिक्स रहेगी, पार्टी सिस्टम रहेगा, तब तक
आम आदमी तो क्या, अच्छा खासा इंटेलिजेंट आदमी भी पार्टी को ही वोट करेगा। वही मैंने आज तक खुद जब भी वोटिंग की है पार्टी को ही किया है। मैंने कभी किसी निर्दलीय को आज तक वोट नहीं डाली। क्योंकि कोई मतलब नहीं होता है निर्दलीय को वोट डालने का, जैसा सिस्टम बना रखा है। तो आप सिस्टम ही ऐसा बनाएं कि उसमें वो दलीय तंत्र ना हो, वो लोकतंत्र हो। भाई आपने सिस्टम ही दलीय तंत्र बना रखा है और फिर लोगों को बोल रहे हो कि नहीं निर्दलीय लोगों को वोट डालो। अरे ये क्या पागलपन है। आप पहले सिस्टम तो ठीक कर लो ना। कहते नहीं संविधान तो यही बना के रखेंगे, बहुत बढ़िया, अम्बेडकर जी ने बहुत बढ़िया संविधान बनाया, बस आप निर्दलीय को वोट करो। अच्छा, तो नेता में ये दो बातें होनी चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे अभी तक हम किन नेताओं को चुनने के लिए कंपल्टेड हैं, माने हम बाध्य हैं उन्हीं बेकार के लोगों को चुनने के लिए। क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स का यही तरीका होता है। पार्टी पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि पहले पार्टी होती है, पहले देश के लोग नहीं होते हैं, पहले पार्टी होती है। क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस पार्टी से बनता है। अगर पार्टी नहीं होगी तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो वो पहले पार्टी के लिए सोचेगा, फिर बाद में उसके पास जो समय बचेगा, जो ऊर्जा बचेगी करने की, तो फिर वो लोगों के लिए सोचेगा। क्योंकि पहले तो एग्जिस्टेंस की बात करेगा ना वो अपनी। तो अगर आप पार्टी सिस्टम ही हटा देते हैं तो फिर वो पार्टी के लिए नहीं सोचेगा, ये काम उसका बच जाएगा, ये समय उसका बच जाएगा, वो सीधा फिर लोगों के बारे में सोचेगा। लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिसमें पार्टी पॉलिटिक्स की ना जरूरत पड़े और ना ये अल्टीमेट बन जाए फिर। क्योंकि अभी का जो लोकतंत्र है उसमें पार्टी पॉलिटिक्स होगी ही जब तक ये लोकतंत्र है, उसको आप हटा नहीं सकते। यूं तो संविधान में नहीं था कि पार्टी सिस्टम है, पर चूंकि ढांचा इस प्रकार का है कि उसमें पार्टी बनी जाएंगी और उसके बाद में तो अब इनडायरेक्टली उसको मान्यता दे ही दी है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग जब तक 10% लोग ना जाना चाहें ऐसे नहीं जा सकते, एक एक करके जीतने के बाद। तो सिस्टम ही ऐसा बने। एक तो ये हो गया। अच्छा, अब एक और जो महत्वपूर्ण सोचना है इस बारे में, मैंने बोला था कि डिसीजन मेकिंग हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। जब आप किसी से परामर्श लेने जाते हैं तो वो आपको परामर्श देता है, आपको बाध्य नहीं करता कि उसकी उस बात को मान लो। ठीक है, आप उससे सर्विस लेने गए, किसकी? ज्ञान की, कि उसने आपकी सारी स्थिति परिस्थितियों का आकलन करके आपको एक परामर्श दिया कि भाई ऐसा आप कर लो तो अच्छा है। अब ऐसा आप करो नहीं करो, डिसीजन अभी भी आपके ऊपर है। निर्णय आप अभी भी आपको करना है कि जो भी परामर्श आप लेके आए उसको करना है कि नहीं करना है। लेकिन ये नेता के क्षेत्र में ऐसा नहीं। नेता के क्षेत्र में आप उनको अपने बिहाफ पर लोकसभा में या विधानसभा में निर्णय करने की शक्ति देकर भेजते हो अपने बिहाफ पर। ये आज के संविधान में सबसे गड़बड़ बात है, सबसे ज्यादा गड़बड़ बात, और सबसे मूल में गड़बड़ है। कि हम 543 लोगों को पूरे देश का जो भाग्य है वो आप सौंप देते हो कि ये लोग निर्धारित करेंगे वहां जाकर। इस सबसे ज्यादा गरीबपना है संविधान का, ये दिमागी गरीबी है जो होती नहीं है वास्तव में। वास्तव में हर आदमी उसके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है ये जन्म से ही जानता है। इन सब चीजों को कोई भी चीज उसके संपर्क में आएगी तो उसको सुख दे रही है कि दुख दे रही है, ये उसको अपने अनुभव से ऐसे ही पता चल जाता है। इसके लिए ना कोई
किसी एजुकेशन की ज़रूरत होती है ना कुछ होता है, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपके सामने 10 लोग डांस कर रहे हैं तो उनमें किसका डांस आपको अच्छा लग रहा है ऐसे देख के मालूम चल जाता है। कोई क्या चीज़ आप खा रहे हो टेस्टी है कि नहीं है ये आपको टेस्ट करने से पता चल जाता है। कौन सी स्मेल अच्छी लग रही है ये पता चल जाता है। कैसा घर आपको अच्छा लगता है ये उसमें रह के पता चल जाता है। तो परिणाम आप अपने से जान लेते हो। हाँ, वो चीज़ें कैसे मैनेज हों, कैसे बने, क्या उस चीज़ के लिए सारा बुद्धि और वो सब चीज़, उसी के लिए सारी एजुकेशन और सब चीज़ होती है। तो व्यक्तिगत निर्णय करने के लिए उसमें सभी लोग समर्थ होते हैं, क्योंकि ये प्रारंभिक ज्ञान से हो जाता है सब, आँखों से, नाक से, कान से, त्वचा से और जीभ से, ये सब हो जाता है। आपको किसने गाली दी और किसने प्रेम भरा व्यवहार किया ये ऐसे ही मालूम चल जाता है। इसके लिए थोड़ी कोई शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं या कोई क्लास लगवानी पड़ती है या किसी से परामर्श लेने जाना पड़ता है, नहीं। ये हर जीव में डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ क्या बोलते हैं उसको, अपने आप ये होती है, स्वाभाविक रूप से जन्म से ही होती है सबके पास। कि वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसको जो भी चीज़ उसके संपर्क में आती है, जो भी विषय उसके संपर्क में आता है वो उसको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, ये उसके संपर्क में आने से डिसाइड हो जाता है। तो कैसी लीडरशिप होनी चाहिए? परामर्श देने वाली, केवल हमारे बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग करने वाली नहीं। समझ रहे हैं ये अंतर मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि ये अंतर उतना आसान नहीं है समझना, खास तौर से जो लोग इन चीज़ों पर विचार विमर्श ज़्यादा नहीं करते हैं। तो अभी के जो लीडर हैं वो 2 कामों के लिए चुने जाते हैं, ऐसा वो लोग बताते नहीं है और शायद उन्हें मालूम भी नहीं होगा, वो भी इसको एक ही काम समझते होंगे, मगर 2 कामों के लिए आप उनको चुनते हो। एक चुनते हो कि आपके बिहाफ पर वो वहाँ संविधान का निर्माण करें या संविधान में कोई संशोधन करें। नए नियम बनाना संविधान का निर्माण कहा जाता है और पुराने बने हुए नियमों में कोई रद्दो बदल करना वो संशोधन कहलाता है। तो अभी आप उनको वहाँ संविधान बनाने का काम भी दे के भेज रहे हो और जो संविधान बना हुआ है अथवा जो वो बना लेंगे उस आधार से देश का संचालन करने को भी आप उन्हें भेज देते हो। माने आप 2 काम देकर उन्हें भेज रहे हो, जबकि उनका एक ही काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि वो देश का संचालन करें, संविधान का निर्माण न करें। केवल संविधान के निर्माण में प्रस्तावना की भूमिका अपनाएं, परामर्श की भूमिका अपनाएं, कि वो लोगों को परामर्श दें कि भाई अगर ये नियम बन जाएगा तो इससे ये फायदे और ये नुकसान होंगे, या ये परेशानी हो रही थी ये इससे दूर हो जाएगी और ऐसा करने से ये हो जाएगा। फिर जनता चाहे तो उस नियम को वो संविधान में ऐड कर ले या हटा दे या संशोधित कर ले। तो वो वाला निर्णय जनता के पास होना चाहिए हमेशा ही, सदा ही, 5 साल में एक बार नहीं, सदा। टाइम क्या हो गया? ओके, तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो आप अभी आप समझ चुके होंगे, पर ये होगा कैसे? ये होगा, सीधी सी बात है, नए संविधान के आधार से। माने संविधान आपको पूरा इसके लिए बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस संविधान में तो ये संभव नहीं है। इस संविधान में ना आपने अर्थशास्त्र अपना सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अर्थशास्त्र आप बदलेंगे आपको पूरा संविधान बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में जैसा अर्थशास्त्र हमारे पास होता है उसी आधार से सारा संविधान बनता है। तो जब ये अंबेडकर जी ने और उनके सहयोगियों ने उस समय ये बनाया
तो चूंकि उस समय जो पूंजीवाद पूरे दुनिया में चलता ही था, पहले से चला ही आ रहा था, थोड़ा बहुत समाजवाद भी आया, उन्होंने भी कुछ थोड़े से कम्युनिटी टाइप के नियम डाले उसमें। तो भारत का जो संविधान था वो इन दोनों का मिक्सचर था, पूंजीवाद और थोड़ा बहुत समाजवाद। तो कहीं थोड़ा समाजवाद है, कहीं ज़्यादा समाजवाद है। पूरी दुनिया में यही चलता है कि मेन रूप से पूंजीवाद है आज के समय में, हर जगह, चाइना में भी, और उसमें समाजवाद एक एडिशन में रहता है। तो जितने भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़ा समाजवाद से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी की बात करता है, एक आदमी की नहीं, व्यक्तिगत स्तर से नहीं। पूंजीवाद जो है वो, उसमें कम्युनिटी का कोई बहुत मतलब नहीं है, वो व्यक्तिगत आधार पर चीज़ों को रखता है कि ठीक है व्यक्ति जो कर ले। पर अब मैंने जो नया अर्थशास्त्र दिया है, जिसकी किताब नीचे लिंक पड़ा होगा, उसमें आप उसको फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या हम लोगों की वेबसाइट पर भी जाकर, जो universallifemanagement.org है, वहाँ से भी आप इन पुस्तकों को फ्री में PDF में आप डाउनलोड कर सकते हैं, या पेपर बैक संस्करण आप वहाँ खरीद सकते हैं, वहाँ आप उसको लिंक मिल जाएगा आपको, जो ऑनलाइन आपके घर पहुँच जाएगी। उसमें इसका पूरा समाधान है। तो वो जो अर्थशास्त्र है वो ना पूंजीवाद से उसका कोई लेना देना है, ना कोई समाजवाद से लेना देना है, वो अपने आप में एक बिल्कुल अलग अर्थशास्त्र है। फिर उसी आधार से पॉलिटिकल जो पूरा शास्त्र है, माने राजनीतिक शास्त्र है, वो उसी आधार पर है, शिक्षा शास्त्र उसी आधार पर है, परिवार शास्त्र, समाज शास्त्र, सब कुछ उसी आधार पर सेट किया है। और ये सब किस आधार पर सेट किया है? अर्थशास्त्र से लेके ये सारे शास्त्र आप जैसे हैं आपके आधार पर, आप जो चाहते हैं उस आधार पर, आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं उस आधार पर। क्या हम नेता इसलिए चुनते हैं कि वो हमें बाद में डोमिनेट करें, या नेता हम इसलिए चुनते हैं कि वो हमें सर्विस दें, न कि डोमिनेशन? अभी बोलने को तो ऐसा बोला जाता है कि वो हमारे सर्वेंट हैं, पर ऐसा लगता है क्या? प्रैक्टिकल में ऐसा लगता है क्या कि वो हमारे सर्वेंट हैं? ऐसा लगता है कि जैसे वो ओनर हैं, ऐसा लगता है जैसे वो मालिक हैं और हम लोग दास हैं। लगता है कि नहीं लगता है? ऐसा ही लगता है। प्रैक्टिकल में तो अनुभव ऐसा होता है। ऐसा तो नहीं लगता कि जनता मालिक है और ये लोग सर्वेंट हैं, ऐसा तो नहीं लगता। तो वो पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं। वो कहते ये हैं कि ये तो अपराधों को रोकने के लिए। अरे तो अपराध तो जो कोई अपराध करेगा उसको डोमिनेट करो ना। आपने तो पूरा माहौल ऐसा फैला रखा है कि जो अपराध नहीं भी कर रहा है वो उसको भी आप डोमिनेट कर रहे हो। आप जाओ एक बार थोड़ा पुलिस में रिपोर्ट लिखाने, देखो स्टार्टिंग से डोमिनेशन शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसकी वजह भी है, क्योंकि देखो उनके पास में इतना सारा मैनेजमेंट तो है नहीं कि वो सबको सुखी कर सके। अब हर आदमी सुखी होना चाहता है, ठीक? उनकी मजबूरी देखो, हर आदमी सुखी होना चाहता है और सबको वो सुखी नहीं कर सकते। अब क्या तरीका बचता है उनके पास? भाई डोमिनेट करने का तरीका ही बचता ना। आप थोड़ा घर में देख लो, एक माता पिता के मान लिया 10 बच्चे हैं और उसकी अर्निंग है कि वो केवल 2 बच्चों को ठीक से परवरिश दे सकता है, खाना पीना रहना सहना सब 2 बच्चों को दे सकता है। अब लेकिन उसके 10 बच्चे हैं, अब क्या करेगा वो? डोमिनेशन ही करेगा, डोमिनेंट ही करेगा ना उनको। 8-10 को डरा धमका के रखेगा, जाओ पढ़ो,
और खाली वहीं वहीं इन्वेस्ट करेगा जहाँ जहाँ उसे लगता है कि ये थोड़ा पढ़ाकू किस्म का है, ये थोड़ा कुछ बाद में कमा के लाएगा, ये थोड़ा कुछ बिजनेसमैन माइंड टाइप का है, वहाँ पर ही वो करेगा। ये तो लड़की है, इसके ऊपर क्या करना है, ये तो शादी करके चली जाएगी, वहाँ नहीं खर्चा करेगा वो, क्योंकि अब वो एज ए इन्वेस्टमेंट देख रहा है कि बाद में रिटर्न किससे हो सकता है। तो सरकार भी वैसे ही करती है, वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करती है जहाँ से रिटर्न हो सकता है, कहाँ? उद्योगपतियों में। अब देखते ही हो अभी जो कोरोना काल गया, इसमें किनको छूट मिली? क्या लोगों को छूट मिली? क्या उपभोक्ता को छूट मिली? नहीं। किनको मिली? जो लोन मिले वो किनको मिले? सबके सब मैन्युफैक्चरर को गए हैं मैक्सिमम। तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्योंकि जब थोड़ा पैसा है तो आदमी कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा? स्वाभाविक रूप से ऐसी जगह करेगा क्योंकि उन्हें चंदा भी चाहिए होता है, उन्हें वो नाराज करके नेक्स्ट टाइम अपने लिए चंदे के लिए मनाही नहीं करवाना चाहेंगे ना वो उनसे। तो उनकी पहली प्राथमिकता उन्हीं को सुखी करना होगा, उन्हीं के हिसाब से चीजें चलाना होगा, नियम कानून बनाने होंगे आर्थिक वाले जो मेन होते हैं। तो इसे ऐसा ना समझें कि उनकी भी कोई गलती है ना। ये सब जो सारी गड़बड़ी आप देख रहे हैं, ये सब एक सही व्यवस्था और अर्थशास्त्र का, राजनीति का, इन सब का सही ज्ञान ना होने के कारण है और कुछ नहीं है। इसलिए आज का जो टॉपिक था वो नेता था। नेता माने कौन? जो इन सब विषयों का ज्ञाता हो। अंबेडकर जी को ये संविधान लिखने का काम क्यों दिया? ये और किसी को क्यों नहीं दे दिया? वहां तो बहुत सारे लोग थे। वो इसलिए दिया कि वही अकेले आदमी थे जो इतनी सारी पीएचडी की डिग्रियां और इतना सारा सब ज्ञान रखते थे, तो वो इसको ज़्यादा अच्छे ढंग से कंपाइल कर सकते थे। वो कॉपी भी उन्होंने किया चलो इधर उधर से, या और दूसरे लोगों ने भी हेल्प की, तो लेकिन उसको कैसे एक दूसरे के साथ अलाइन करना है, कैसे करना है, वो कर सके। सबके बस की तो था नहीं ना। ऐसे किसी को बिठाओ 5 पेज लिखने में पसीने आ जाएंगे, उसको समझ में नहीं आएगा कि अब क्या लिखूं 2-4 लाइन लिखने के बाद में। वो बस ऐसे ही निकले। अगर किसी को भैंस के ऊपर निबंध लिखने को बोल दो आम आदमी को, तो वो बस इतना ही बोलेगा कि उसकी 4 टांगे होती है, एक पूंछ होती है जिसमें बहुत सारे बाल होते हैं, बीच में खुबड़ू सा उठा रहता है, एक मुंह होता है जिसमें एक जीभ होती है, दांत होते हैं, ऊपर वाले हिस्से में होते नहीं, नीचे वाले हिस्से में होते हैं, और बस आधा पेज भर के, और उसके बाद उसको समझ नहीं आएगा कि अब क्या लिखूं उसके बारे में। रंग लिख देगा, ये रंग है। 2 बार पानी पीती है, 2 बार चारा खाती है, इतना दूध देती है, साल में 2 साल में 1 बार ब्याह जाती है। मतलब आधे 1 पेज के बाद में वो उसको समझ नहीं आएगा कि क्या लिखे। और निबंध लिखने को दे दिया जाता है कि 3 पेज का निबंध लिखो, उसके लिए गले की फांस बन जाता है वो। तीन पेज तो छोड़ो, 1 पेज उसका भरना मुश्किल हो जाता है। अब वो भी वो रट्टा लगा के आया होता है, तब है ये हाल। तो नहीं तो इतना ही बताता है, बस 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं मोटा मोटा बाहर से जो दिखाई पड़ता है। तो नेता का मतलब होता है भाई आत्मा का ज्ञानी और उस विषय का ज्ञानी जिस विषय में वो नेता है। और अगर 1 से ज़्यादा विषयों में नेता है तो 1 से ज़्यादा विषयों का ज्ञानी। तो अब जो कोई संविधान का कंपाइलेशन करेगा उसको तो कई विषयों का ज्ञानी होना होगा, तब नया संविधान संभव होता है। तो वो तो मैंने बना दिया है सौभाग्य से। संपूर्ण समाधान नाम की किताब है, नीचे आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसमें टोटल पूरा का पूरा संविधान का जो पूरा बेस है वो पूरा बना भी दिया है, लिख भी दिया है, और आपको जांचने के लिए कि आप उसको जांच सकें कि क्या उसमें आप
जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप जी सकेंगे, ऐसा आपको उसको समझ के पढ़ के समझने में आता है। अगर आता है तो फिर उसको आगे आप उसको क्या उसमें सहयोग कर सकते हैं आप उसमें देखिए, क्योंकि ये बात जब तक सब तक पहुँचेगी नहीं तो तब तक सामूहिक रूप से हम लोग मिलकर ऐसा निर्णय नहीं कर सकेंगे कि इसको आगे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है। जब सामूहिक रूप से सब इसमें निर्णय करेंगे फिर ये व्यवस्था होने के लिए आगे बढ़ेगा। तो पहले ये सभी लोगों तक पहुंचाना है, और सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए सबके सहयोग की ज़रूरत होती है, जो भी जैसा भी कर सके। तो इसको एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करना, अगर आपको ये ठीक लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो और आप इससे सहमति रखते हो तो ही करना, अगर सहमति नहीं रखते हो तो अनावश्यक रूप से नहीं करना। तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने आसपास लोगों के बीच में चर्चा करें, जैसा आपको इंटरेस्ट हो उस तरह से इसको आप आगे लेके जाएं। तो आज का टॉपिक यहीं तक। अगला भी टॉपिक एक फिक्स है कोई क्या है, और उसके अगला वाला जो टॉपिक हम लोग लेंगे वो लेंगे पेंशन वाला, कि पेंशन जो है वो क्यों ख़त्म होती जा रही है, और उसमें भी सरकारों की कोई बदमाशी नहीं है, मजबूरी है। क्या है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, और वो भी अर्थशास्त्र की ही मजबूरी है, और उसका क्या सही में सॉल्यूशन है वो भी। तो आज का आपको मैंने ये सॉल्यूशन बता दिया कि नेता होने के लिए भी दो पात्रताएं ये ज़रूरी हैं, और हम लोगों के सिस्टम में ये दोनों चीज़ें होंगी। उसका टेस्ट भी होगा, माने उसका आत्मज्ञान का टेस्ट भी होगा और उसका उस विषय का टेस्ट भी होगा। दोनों प्रकार के टेस्ट उसके होंगे, और जो भी लोग उनको पास करेंगे केवल नेता के लिए वही आवेदन कर सकते हैं, मतलब वही लोग इलेक्शन में खड़े हो सकेंगे। और एक जगह से केवल 2 लोग, वहाँ से अगर 20 लोगों ने आवेदन किया है तो उनमें सबसे ज़्यादा जिनके पॉइंट्स होंगे, नंबर होंगे, कोई 2 लोग वहाँ पे वैलिड माने जाएंगे इलेक्शन में खड़े होने के लिए, और उनमें से किसी एक को लोग चुन लेंगे। मतलब कम से कम 50% से ज़्यादा तो वोट होना चाहिए ना, जिसको भी आप चुन रहे हैं। वो क्या 10-20% में, आप 10-20-30% में सरकार बन जा रही है, ऐसा लिचड़ बना तो नहीं होना चाहिए चुनाव प्रक्रिया में। दूसरा, उसमें जो संविधान बनाने, बिगाड़ने और संशोधित करने का जो राइट है, जो दायित्व है, या जो उसकी पावर है, वो जनता के बीच ही रहेगी 24 घंटे हमेशा। वो कभी नेताओं के पास नहीं जाएंगे, कभी नेता आपको डिक्टेट नहीं कर सकेंगे, कभी नेता आपको डोमिनेट नहीं कर सकेंगे, पॉसिबिलिटी ही खत्म। इस प्रकार का माने आप मालिक रहेंगे, और काम जो कर रहे होंगे वो उसको मालिक की तरह ही करेंगे काम भी। मतलब वहां हर जगह मालकियत जैसी ही रहेगी। बचपन से ही, जब से आप पैदा हो रहे हैं और तब तक मरेंगे, आप हर जगह मालकियत ही महसूस करेंगे, और बिना किसी दूसरे को नौकरत्व महसूस कराए। नहीं तो ऐसा लगता है कि अगर कुछ मालिक होंगे तो कुछ नौकर भी होंगे, है ना, ऐसे करके लगता है। नहीं, जैसे कुछ अमीर होंगे तो कुछ गरीब भी होंगे ना। ये जो नई व्यवस्था मैंने लिखी है उसमें सब पॉजिटिव चीज़ें हैं। सारे अमीर होंगे, गरीब कोई नहीं होगा। सारे मालिक होंगे, नौकर कोई नहीं होगा। थोड़ा पढ़ के देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। माने पॉजिटिविटी सारी होगी, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, ना आपके अंदर ना आपके बाहर। आपके अंदर भी बाहर से ही पैदा होती है, बाहर नहीं होगी तो आपके अंदर भी नहीं होगी। हम लोग आत्मज्ञान भी पढ़ाते हैं, भी समझाते हैं, उसका अभी शिविर चल ही रहा है। अब मेरे ख्याल 5-6 दिन और शायद चलेगा, काफ़ी पूरा हो चुका। उसके रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको आप सुनिए, सारी पढ़ी है पहले दिन से लेके, और देखिए वास्तविक आत्मज्ञान क्या होता है, वास्तविक सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, खुद को जानना क्या होता है, खुद में स्थापित होना क्या होता है। देखिए इसको। और फिर ये जो पुराने टाइम से सो कॉल्ड अध्यात्म और आत्मज्ञान आपको चला आ रहा है, उससे उसका कंपैरिजन करके देख लीजिएगा। तो
आप सभी का धन्यवाद इस पर आने के लिए, और अगले टॉपिक के साथ फिर मैं आऊँगा आपकी सेवा में। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, प्रेम जीत जीवो दे दिया आपने। खोज आपने लिया, नया दर्शन दिया। खोज आपने लिया, नया दर्शन दिया। नया संविधान दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, प्रेम जीत जीवो दे दिया आपने। अन्यथा ये व्यवस्था निस्तारण थी, सदियों से चली ये तो पाषाण थी। अन्यथा ये व्यवस्था निस्तारण थी, सदियों से चली ये तो पाषाण थी। जीवन से सभी विरक्त होने लगे, सबको जीवन नया दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, प्रेम जीत जीवो दे दिया आपने। अपने जीवन के 12 वर्ष दिए, कठिनाइयों में रहे संघर्ष किए। अपने जीवन के 12 वर्ष दिए, कठिनाइयों में रहे संघर्ष किए। भूख प्यास से फिर भी लड़ते रहे, ताकि समस्त प्रकृति खुश हो सके। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, प्रेम जीत जीवो दे दिया आपने। किंतु अब मिलकर चलना है हमें, है व्यवस्था नहीं हाथ बढ़ाना हमें। किंतु अब मिलकर चलना है हमें, है व्यवस्था नहीं हाथ बढ़ाना हमें। विश्व की वेदना से विकल वे रहे, दिल मिलाया उन्हें विश्व संताप ने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, प्रेम जीत जीवो दे दिया।
मानव है सभी दर्द बनताए चलो, भार युग पीढ़ी का कुछ उठाए चलो। मानव है सभी दर्द बनताए चलो, भार युग पीढ़ी का कुछ उठाए चलो। देश में लोक पीड़ा समन के लिए, ताकि पूरा विश्व सुखी हो सके। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक,